नमस्कार, स्वागत है आपका गीता माइंडोरा पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम अक्षमता। मैं तो आपसे बोलता हूँ कि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, अगर उसमें 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से ना आए तो मेरा नाम बदल दीजिए। कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन अधिगम अक्षमता से आते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे कि 2 मिनट में याद करो अधिगम अक्षमता क्या है, 5 मिनट में याद करो अधिगम अक्षमता क्या है। 2 मिनट 5 मिनट में सिर्फ मैगी बन सकती है। बाकी आप सोचेंगे 2 मिनट पढ़कर या 5 मिनट पढ़कर आपका भला हो जाएगा, एग्जाम में आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, चाहे जितना भी टाइम लगेगा आज की क्लास में, लेकिन इसके बाद एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। पहले हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस भी कराऊंगा और वो क्वेश्चंस आप करेंगे क्योंकि आपको समझ आएगा, फिर आप आंसर देंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। सब कुछ कराने वाला हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को किसी ना किसी प्रकार से पढ़ने में, लिखने में, सीखने में दिक्कत होती है, यानी कि अधिगम करने में। अधिगम का मतलब क्या है? लर्निंग। लर्निंग यानी कि सीखने में उसको प्रॉब्लम आती है। वो कोई ना कोई तरीका हो सकता है, वो पढ़ने में आ सकती है, वो लिखने में आ सकती है, वो बोलने में आ सकती है, वो कैलकुलेशन करने में आ सकती है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो सभी आपका क्या होगा? लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन थी, बट हमें इस डेफिनेशन को ना देखकर क्या करना है, सिंपल तरीके से समझना है। ये ओरिजिन भी आपसे पूछा गया है, एक बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज शब्द सबसे पहले किसने दिया। तो याद रखना है, ये शब्द सबसे पहले किसने दिया था? सैमुअल ए किर्क ने दिया था। किसने दिया था? सैमुअल ए किर्क ने दिया था। और ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक, कहाँ के थे? अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने जिन्होंने 1963 में ये शब्द दिया था, लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, याद रहेगा। एग्जैक्ट डेट आपसे पूछे तो आप कहेंगे 6 अप्रैल 1963 को सैमुअल ए किर्क ने यह टर्म दिया था। और ये टर्म में उन्होंने बताया कि बच्चों को किसी न किसी प्रकार से दिक्कत आती है, इन सभी को हम क्या टर्म देंगे? लर्निंग डिसेबिलिटीज। किसने बोला? तो आप कहेंगे सैमुअल ए किर्क ने बताया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका डिसलेक्सिया। इस प्रकार से बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आएंगी। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, बहुत सारी आएंगी, अफेजिया। उन सभी को वन बाय वन हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे डिसलेक्सिया। अभी तक आपने अगर पढ़ा होगा ना यूट्यूब पे, सिर्फ उन्होंने पढ़ा दिया होगा ये इससे संबंधित होता है, ये इससे संबंधित होता है। अरे देखो यहाँ पे क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा कि क्या होती है डिसलेक्सिया। हिंदी का एग्जाम्पल अगर आए तो क्या बताएंगे आप? इंग्लिश का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? क्लासरूम पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सब कुछ यहाँ से देखने वाले हैं। अरे गारंटी देता हूं, इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका अधिगम अक्षमता से नहीं जाएगा। ठीक है, डिसलेक्सिया में क्या होता है? बच्चा जो है वो पढ़ने में कठिनाई करता है। किसमें? पढ़ने में कठिनाई करता है डिसलेक्सिया में। ठीक है, क्या क्या पढ़ने में कठिनाई आ सकती है उसको? लेटर्स पढ़ने में कठिनाई आ सकती है, वर्ड्स पढ़ने में कठिनाई आ सकती है, और कॉम्प्रहेंशन या फिर हम कहें कि आपका सेंटेंस पढ़ने में भी कठिनाई आ सकती है। हिंदी का अगर हम एग्जाम्पल लें तो क्या हो सकता है कि बच्चा जो है राम को क्या पढ़े? राम को अगर मार पढ़े, क्या पढ़े? मार। मान लीजिए ये क्या लिखा है? राम, लेकिन उसने क्या किया? उसने सोचा कि यहाँ पे ये रा की जगह पे क्या है? माँ है, और उसके साथ मात्रा है और रा है, तो ये क्या बन गया? मार बन गया। यानी कि बच्चा किसी शब्द को, जो शब्द लिखा है उस शब्द को ना पढ़ के कोई दूसरा शब्द समझे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये आपका डिसलेक्सिया हो जाएगा। जैसे घर को गर पढ़े, राम को मार पढ़े, या राम को मरा पढ़े, इस टाइप से हो सकता है। इंग्लिश में अगर आप देखें तो इंग्लिश में बच्चा अगर डॉग को गुड पढ़े, या फिर वॉज को शा पढ़े, ठीक है, वॉज को सॉ पढ़े, तो ये एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इन एग्जाम्पल्स से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। ठीक है, क्लासरूम पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? तो स्लो रीडिंग, पुअर स्पेलिंग, डिफिकल्टी इन कॉम्प्रिहेंशन। अब भाई अगर बच्चे को पढ़ना ही नहीं आएगा, अगर वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि ये वॉज लिखा है या सॉ लिखा है,
ये राम लिखा है या मरा लिखा है या मार लिखा हुआ है, अगर वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी रीडिंग क्या होगी, स्लो होगी, उसकी जो स्पेलिंग है वो बहुत ही पुअर होगी, बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाएंगी और उसको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में भी डिफिकल्टी होगी। तो हमने देखा डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया है आपका क्या, रीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्ग्राफिया। अब देखिए डिस्ग्राफिया यानी कि ग्राफ बनाने में दिक्कत आती है, यानी कि लिखने में दिक्कत आती है। किस में दिक्कत आएगी, लिखने में। तो आपका जो डिस्ग्राफिया है ये क्या है, ये आपका राइटिंग डिसऑर्डर है। क्या है आपका, राइटिंग डिसऑर्डर है। इसमें बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है। जैसे बच्चा स्कूल को क्या लिख देता है, स्कूल लिख देता है, स्कूल को क्या लिख देता है, स्कूल या फिर शकूल लिख देता है। ये क्या है, ये आपका डिस्ग्राफिया है, क्योंकि जो उसको लिखना चाहिए वो ना लिखकर उससे संबंधित ही कोई और वर्ड लिख रहा है, ठीक है। इंग्लिश एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ चाइल्ड राइट्स स्कूल इंस्टीड ऑफ स्कूल। यहां पर क्या लिखा उसने, शकूल लिख दिया, किसकी जगह पे, स्कूल, यानी कि स्कूल लिखना था उसने शकूल लिख दिया। इंग्लिश में भी आपका सेम एग्जाम्पल है, ठीक है। क्लासरूम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि भैया अगर बच्चा कोई लिख नहीं पाएगा तो क्या होगा, उसकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही मैसी हो जाएगी, समझ नहीं आएगी क्या लिखा है उसने, और उसकी जो फ्रीक्वेंट स्पेलिंग एरर्स होंगे, ठीक है, यानी कि बहुत सारे उसके स्पेलिंग एरर्स भी होने वाले हैं, मिस्टेक्स होने वाली हैं, ठीक है। डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स ऑन पेपर, और उसको डिफिकल्टी आएगी, परेशानी आएगी जब वो पेपर पर किसी चीज को लिख रहा होगा, तो बोलने में नहीं, सिर्फ लिखने में। तो हमने देखा जो डिसलेक्सिया है वो क्या है, पठन विकार है, उसमें पढ़ने में दिक्कत आती है, लेकिन डिस्ग्राफिया में क्या होता है, लिखने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका डिसकैलकुलिया। क्या दिख रहा है यहाँ पे, कैलकुलिया, क्या लिखा है, कैलकुलिया, यानी कि कैलकुलेशन से संबंधित है। कैलकुलेशन किस में आता है, मैथमेटिक्स में आता है, यानी कि जो आपका डिसकैलकुलिया है इसमें क्या होता है, मैथमेटिक्स में दिक्कत आती है, बच्चे को कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है। तो जो आपका मैथ रिलेटेड डिसऑर्डर है उसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका होता है डिसकैलकुलिया। इसमें क्या होगा, बच्चा 7+5 को क्या करेगा, 12 लिख देगा, ठीक है। क्या लिख देगा, 12 लिख देगा। लेकिन क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी जगह पे क्या लिखेगा, वो 11 लिखेगा, यानी कि जो एग्जैक्ट उसका आंसर आना चाहिए वो आंसर नहीं लिखता है। ये क्या है, गणितीय संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स है, यानी कि मैथमेटिकल डिसऑर्डर जो है वही आपका क्या होगा, डिसकैलकुलिया होगा। जैसे और एग्जांपल दिया है कि बच्चा क्या करेगा, मान लीजिए 3 × 4 करेगा तो राइट आंसर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, लेकिन वो क्या लिख रहा है, 10 लिख रहा है, क्योंकि वो क्या है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, उसके अंदर प्रॉब्लम है डिसकैलकुलिया, ठीक है। अब क्लासरूम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा भाई, अगर ऐसा होगा तो काउंटिंग करने में भी उसको डिफिकल्टी आएगी। तभी ऐसा हो रहा है, तभी ऐसा हो रहा है कि उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो काउंटिंग करने में डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है। लर्निंग टेबल्स, टेबल्स नहीं लर्न है, ऐसा हो सकता है। सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी उसको दिक्कत आएगी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका डिस्फेजिया। क्या है, डिस्फेजिया। अब डिस्फेजिया या अफेजिया, ये इसके दो नाम है, इसके दो नाम है, डिस्फेजिया या अफेजिया। तो दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा। यदि आपसे डिस्फेजिया पूछा जाए या अफेजिया पूछा जाए, दोनों ही सेम है। तो ये क्या है, ये आपका लैंग्वेज डिसऑर्डर है। क्या है, लैंग्वेज डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है, अफेक्टिंग स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें बोलने में और समझने में दिक्कत आती है। किस में दिक्कत आती है, बोलने में और समझने में। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सबसे पहले क्या था हमारा, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या था, पठन विकार था, पढ़ने में दिक्कत आ रही थी। फिर हमने देखा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या था, आपका लेखन संबंधी विकार था, यानी कि राइटिंग डिसऑर्डर। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा मैथमेटिकल डिसऑर्डर, यानी कि डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट है आपका डिस्फेजिया या अफेजिया। इसमें क्या बताया हमने कि स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग डिसऑर्डर है, क्योंकि इसमें बच्चा बोलने में और समझने में कठिनाई करता है। मान लीजिए बच्चा पानी दो, पानी दो की जगह क्या बोल रहा है, पानी लो। क्या बोल रहा है, पानी लो। पानी दो बोलना चाहिए क्योंकि उसको पानी चाहिए, लेकिन क्या बोल रहा है, पानी लो, जो कि क्या है, गलत है। अ चाइल्ड सेज गिव वाटर इंस्टीड ऑफ टेक वाटर। तो ये गलत बोल रहा है, क्योंकि क्या है, उसको ये डिसऑर्डर है, कौन सा, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डिसऑर्डर। डिसऑर्डर इट मींस डिसफेजिया और एफेजिया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसमें क्या होगा, ट्रबल इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज। अगर बच्चा बोल ही नहीं पाएगा, बहुत सारी मिस्टेक करेगा बोलने में, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कि वो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। मिसअंडरस्टैंडिंग
इंस्ट्रक्शंस, और वो इंस्ट्रक्शंस को भी अच्छे से नहीं समझ पाएगा डिस्फेजिया या अफेजिया में। हमारा नेक्स्ट आता है डिस्प्रेक्सिया। क्या है? डिस्प्रेक्सिया। अब डिस्प्रेक्सिया क्या है? अब मोटर कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर अफेक्टिंग फिजिकल मूवमेंट। ये फिजिकल मूवमेंट से संबंधित है। किससे संबंधित है? फिजिकल मूवमेंट से संबंधित है। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैंने दिया है कि बच्चा गेंद पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन हाथ और आंख का तालमेल नहीं बैठा पाता। अगर आपको कैच पकड़ना है, बॉल पकड़ना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हाथों का यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हाथों का यूज नहीं करना है, आपको अपनी आईज का जो कांटेक्ट है वो बॉल से बना के रखना है। जब दोनों का कांटेक्ट होगा, फिजिकल आपका जो कांटेक्ट होगा, वही आपका क्या होगा? वही आपका डिस्प्रेक्सिया होगा। तो डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है? ये मोटर कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर होता है, यानी कि बच्चा जो है वो फिजिकल मूवमेंट्स अच्छे से नहीं कर पाता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, ये भी इंग्लिश में सेम ही है। और इसमें क्लासरूम में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो डिफिकल्टी इन स्पोर्ट्स, क्राफ्ट और एक्टिविटीज रिक्वायरिंग फाइन मोटर स्किल्स। जो फाइन मोटर स्किल्स रिक्वायर होती हैं उन सभी में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स में हो, क्राफ्ट में हो, या फिर किसी अदर एक्टिविटीज में हो। तो ये है आपका डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, परेशान नहीं होना। इसके बाद आपको क्वेश्चंस देने वाला हूं और उन क्वेश्चंस को आप करके दिखाएंगे, आप करके दिखाएंगे। मैं बोलता हूं करेंगे आप, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया, डिस्थीमिया इसको हम देखते हैं, बट उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो। ठीक है, इसको देखते हैं। डिस्थीमिया क्या है? कि अ क्रॉनिकल मूड डिसऑर्डर विद परसिस्टेंट सैडनेस एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें क्या होता है? बच्चे में इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे में इंटरेस्ट नहीं होता है, किसी भी काम को करने का मन नहीं करता, हमेशा सैड दिखता है। इस टाइप की कोई सिचुएशन है तो उसके अंदर कौन सा डिसऑर्डर है? आप कहेंगे डिस्थीमिया। कौन सा है? डिस्थीमिया। तो डिस्थीमिया में बच्चा हमेशा क्या करता है? कैसे बच्चे को आइडेंटिफाई करेंगे? अगर बच्चा हमेशा सैड दिखता है, कैसा दिखता है? सैड दिखता है, उसमें लगता है हमें कि किसी भी काम को करने के लिए वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो ये क्या है? ये आपका डिस्थीमिया हो जाएगा, यानी कि ये होगा आपका अ क्रॉनिकल मूड डिसऑर्डर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है विच इज द क्रॉनिकल मूड डिसऑर्डर, सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज डिस्थीमिया। यहाँ पर देख लीजिए, एग्जाम्पल मैंने दिया है, बच्चा हमेशा उदास रहता है, सैड रहेगा, और पढ़ाई में रुचि नहीं दिखाता है। ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसमें इंग्लिश में एग्जाम्पल क्या दिया है मैंने कि अ चाइल्ड अवॉइड्स स्कूल वर्क। अगर उसका पढ़ने का मन नहीं करेगा, हमेशा उदास बैठा रहेगा, तो क्या वो स्कूल का वर्क करेगा? नहीं करेगा। आपको क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाएगा, एक बच्चा जो है वो स्कूल वर्क को नहीं करता है, स्कूल वर्क को करने के लिए अवॉइड करता है, फील्स होपलेस, अपने आप को होपलेस फील करता है, सोज लो एनर्जी, उसकी एनर्जी बहुत लो रहती है, तो उसके अंदर कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है? आप बोलेंगे डिस्थीमिया हो सकता है। आई होप की चीजें आपको समझ आ रही होंगी। क्लासरूम इम्पैक्ट क्या होगा कि भाई बच्चा जो है वो लैक ऑफ मोटिवेशन, उनके अंदर मोटिवेशन की कमी हो जाएगी क्योंकि समझ ही नहीं आएगी चीजें। पुअर परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है? नहीं हो सकती। नेक्स्ट, विड्रॉल फ्रॉम पियर्स, और पियर्स जो हैं उसके उनसे दूर रहने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है डिस्मॉर्फिया। कौन सा? डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया क्या है? अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा विच इज द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, सो डिस्मॉर्फिया। अब इसमें क्या होगा? वेयर अ चाइल्ड हैज अ डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस ऑफ दियर बॉडी। अब उसमें क्या होता है? बच्चे के अंदर एक अलग सी भावना रहती है, अरे मेरी तो नाक बहुत बड़ी है, मेरा तो हाथ बहुत छोटा है, ठीक है, मेरी फिंगर तो बहुत पतली हैं, मेरा शरीर तो बहुत पतला है, मेरा शरीर तो बहुत मोटा है। अलग सा परसेप्शन अपने माइंड में वो क्रिएट कर लेता है। इस टाइप का परसेप्शन अगर बच्चे के अंदर आता है तो किस डिसऑर्डर के कारण? आप कहेंगे डिस्मॉर्फिया। कौन सा? डिस्मॉर्फिया। देख सकते हैं एग्जाम्पल में मैंने दे रखा है कि अगर कोई बच्चा है और वो सोचता है अरे मेरी नाक तो बहुत लंबी है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, उसकी नाक सामान्य ही है। अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए वो फील कर रहा है कि अरे मैं तो बहुत पतला हूं, लेकिन एक्चुअल में वो सामान्य है, तो सिर्फ उसकी थिंकिंग है, ये उसको बस लग रहा है कि अरे ऐसा है, अपने माइंड में उसने ये परसेप्शन बना रखा है। तो इस टाइप का कोई भी डिसऑर्डर होगा वो कौन सा है? डिस्मॉर्फिया। ठीक है, डिस्मॉर्फिया। ओके,
अब यहाँ पे देख सकते हैं, अ चाइल्ड बिलीव्स देयर हैंड्स आर अनयूजुअली स्मॉल कंपेयर टू अदर्स। तो ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा सोच रहा है कि मेरे जो हाथ हैं वो बाकी अदर बच्चों से छोटे हैं, ये भी उसके माइंड में आ सकता है। ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, लो सेल्फ स्टीम। अब इसमें क्या है, अगर बच्चा ये सारी चीजें सोचेगा, अपने माइंड में पहले से ही परसेप्शन बना लेगा, तो क्या होगा, क्या उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है? नहीं, उसके अंदर हमेशा क्या होगा कि परेशान ही रहेगा, वो हमेशा परेशान दिखेगा, सोशल एंजाइटी आपको दिखेगी, डिस्ट्रैक्शन दिखेगा, स्टडीज से, हर चीज से वो परेशान दिखेगा, क्योंकि उसने अपने माइंड में एक परसेप्शन बना रखा है कि भाई मेरे हाथ छोटे हैं। मान लीजिए अगर बच्चा खेलने जा रहा है तो कहे मेरे हाथ छोटे, मैं कैसे वॉलीबॉल खेल पाऊंगा, मेरे तो हाथ छोटे हैं, बट एक्चुअल में नहीं है। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मेरे जो पैर छोटे हैं, मैं कैसे वॉलीबॉल खेल पाऊंगा, तो क्या वो वॉलीबॉल खेल पाएगा, सॉरी फुटबॉल खेल पाएगा? ठीक से नहीं खेल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ADHD, ये आपका लास्ट है, हालांकि इसको हम ये भी एक डिसऑर्डर में ही आता है, ये आपका एक डिसऑर्डर में आता है, तो इसको भी आपको देख लेना है। ठीक है, ये डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। A behavioral condition with difficult in focusing, hyperactivity and impulsiveness। इसमें क्या होता है, ये बिहेवियरल कंडीशन है जिसमें डिफिकल्टी आती है। किस किस चीज में डिफिकल्टी आती है? फोकसिंग, बच्चा फोकस नहीं कर पाता है। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी में डिफिकल्टी आती है और इम्पल्सिवनेस में डिफिकल्टी आती है। ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है वो होता है आपका ADHD चाइल्ड। कौन सा? ADHD चाइल्ड। ये डेफिनेशन भी कई बार आपसे पूछी गई है, इसलिए इस डेफिनेशन को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD का फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछा गया है, तो याद रखिए अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, बच्चा स्कूल के दौरान बार बार उठकर इधर उधर घूमता है। इधर उधर घूमता है क्यों? क्योंकि उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो फोकस नहीं कर पा रहा है। किसके कारण? ADHD के कारण। ठीक है, क्योंकि वो अटेंशन नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी आपका सेम ही है। ठीक है, और इसमें दे रखा है कि वो टॉकिंग वगैरह भी करता है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, वो मन नहीं लगा पा रहा है पढ़ने में। ठीक है, तो इसमें क्लासरूम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पुअर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन उसका क्या होगा? बहुत पुअर होगा। इनकम्प्लीट टास्क, उसका जो टास्क होगा, कोई वर्क उसको दिया जाएगा, वो हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा। डिसरप्टेड बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा होगा? डिसरप्टिव होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ चीजें थी। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और आप इनका आंसर देंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो एक एक क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ठीक है, अधिगम विकार यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? क्या बताया मैंने, किसने दिया था? तो आप कहेंगे सैमुअल ए क्रिक। किसने दिया था? सैमुअल ए क्रिक ने दिया था। ठीक है, जीन पियाजे, BF स्किनर, सिगमंड फ्राइड, ये क्या है? इन्होंने अधिगम के सिद्धांत दिए थे। ठीक है, लेकिन सैमुअल ए क्रिक ने लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम विकार शब्द दिया था। कब दिया था? तो वो भी आपका आ जाएगा 1963 में। कब? 1963 में उन्होंने ये शब्द दिया था। अधिगम विकार शब्द को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? तो आप कहेंगे 1963 में। किसके द्वारा? तो आप कहेंगे सैमुअल ए क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? अरे क्या बताया था? डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया फर्स्ट वाला था ना, पठन विकार। याद करो क्या था? पठन विकार। ये आपका पठन विकार है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, यदि बच्चा राम को मार पड़ता है, यह किस विकार का उदाहरण है? क्या कर रहा है? पढ़ने में दिक्कत आ रही है उसको, राम पढ़ना चाहिए लेकिन वो मार पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ने में दिक्कत आ रही है। और जहां भी पढ़ने में दिक्कत आएगी वो आपका क्या होगा? डिसलेक्सिया आएगा। क्या आएगा? डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? मैंने आपको बताया था ग्राफिया मतलब ग्राफ बनाने से, लिखने से संबंधित है। तो ये आपका लेखन विकार है। क्या है? डिस्ग्राफिया आपका लेखन विकार है, यानी कि लिखने से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप चीजें समझ आ रही हैं। समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दो ना यार, आप मेरी फैमिली हो, मैं भी आपके फैमिली का पार्ट हूँ। ठीक है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है। मेरा जो फर्ज है मैं अपना निभा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, पहले आपको थ्योरी कराता हूँ, फिर क्वेश्चंस कराता हूँ, लेकिन आपका फर्ज है आप उसे पूरा कीजिए। ठीक है, क्या फर्ज है? मुझे लगता है याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यदि बच्चा स्कूल की जगह स्कूल लिखता है, स्कूल की जगह क्या लिख रहा है? स्कूल लिखता है,
तो लिखने से संबंधित विकार है ना, तो लिखने से संबंधित जो भी दिक्कत होगी वो डिस्ग्राफिया होगी। क्या होगी? डिस्ग्राफिया हो जाएगी। इजी है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ बनाना, लिखना। डिसकैलकुलिया मैंने क्या बताया? कैलकुलेशन से संबंधित है, यानी कि मैथमेटिकल डिसऑर्डर है। मैथमेटिकल डिसऑर्डर यानी कि संख्याओं को समझने में दिक्कत आती है, ठीक है, संख्याओं को समझने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट है आपका, यदि बच्चा 7 + 5 = 12 की जगह 11 लिख देता है, यह किस प्रकार का उदाहरण है? क्या है ये आपका मैथमेटिकल डिसऑर्डर है। क्या है? मैथमेटिकल डिसऑर्डर, यानी कि डिसकैलकुलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसकैलकुलिया हो जाएगा। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया के लिए सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी है? अगर किसी बच्चे को डिसलेक्सिया है तो उसके लिए सबसे प्रभावी रणनीति क्या होगी? क्या हम उसको दंड देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। गलतियों को नजरअंदाज करेंगे? बिल्कुल नहीं। केवल रटने पे जोर देंगे? नहीं। हमें क्या करना है? फोनिक्स बेस्ड शिक्षण कराना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यानी कि बच्चों को जो फोनिक्स हैं उनको समझाना है। वो जब उनको समझ जाएगा तो ये विकार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिस्ग्राफिया वाले बच्चों की मदद के लिए कौन सी रणनीति सबसे उपयोगी है? अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को डिसलेक्सिया है, सॉरी डिस्ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया क्या होता है? तो आप कहेंगे लेखन संबंधी विकार होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? हस्तलेखन अभ्यास और सहायक सामग्री, ये ठीक होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अधिक पठन असाइनमेंट देना, नहीं, पढ़ने से संबंधित नहीं है ना, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो फर्स्ट वाला हो सकता है, बट देखते हैं। वर्तनी की गलतियों को नजरअंदाज करना, अरे भाई नजरअंदाज तो करना ही नहीं है किसी भी चीज को। केवल मौखिक परीक्षा लेना, नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हस्तलेखन अभ्यास कराना है और उससे रिलेटेड जो सहायक सामग्री है वो उसे प्रदान करनी है, ये आप कर सकते हैं। आई होप चीजें आपको समझ आई होंगी। समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो।